इस इक्वेशन को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, कौन बताएगा? 2x dx by dt। गुड, 2x dx by dt। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2y dy by dt। 2y dy by dt। और एल स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 0। यहाँ पे dx by dt टर्म आपको क्या बता रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस x, जो आपका डिस्टेंस x है कहाँ से, ओरिजिन से लेके पॉइंट ए तक का। जैसे जैसे पॉइंट ए आगे जा रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, पहले यहाँ पे पहुंचेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुंचेगा, फिर और आगे पहुंचेगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ए की जो रेट ऑफ चेंज है वो बता रहे हैं। बेसिकली वो आपको क्या बता रहे हैं, पॉइंट ए की वेलोसिटी। सो dx by dt विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए वी ए। सिमिलरली dy by dt बताओ क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो y डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहे हैं। लेकिन ये बताओ जब टाइम चेंज होगा a आगे की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस x क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो dx by dt विल गिव यू पॉजिटिव va। लेकिन जब तुम टाइम के साथ देखोगे तो y क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो dy by dt आपको क्या देगा, माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नेगेटिव, क्योंकि जो भी पैरामीटर है वो डिक्रीज हो रहे हैं। और बताएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट v, क्या बताएगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट v। सब्स्टिट्यूट करो तो आप क्या बोलोगे, 2x va माइनस 2y vb शुड बी इक्वल टू 0। 2 and 2 विल कैंसिल आउट। आपको निकालना क्या है, पॉइंट v की वेलोसिटी। सो vb विल बी इक्वल टू x अपॉन y टाइम्स va, x अपॉन y टाइम्स va। अब मुझे ये बताओ x अपॉन y क्या होगा, फ्रॉम यूजिंग द सेम ट्रायंगल tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है y, बेस कितना है x। सो tan थीटा अगर आप लिखते तो क्या लिखते, y बाई x। लेकिन आपको निकालना क्या है, x बाई y। तो 1 अपॉन tan थीटा कितना होगा, cot थीटा कितना आएगा, x बाई y। सो cot थीटा विल बी इक्वल टू x बाई y। तो यहाँ पे x बाई y की जगह क्या पुट करने हैं, cot थीटा। सो आपको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट b कितना मिल गया, v टाइम cot थीटा। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। समझ में आया कैसे हमने रिलेशन निकाला, पक्का? पहली चीज। दूसरा है एक ऑल्टरनेट मेथड। अगर तुम किसी केस में अगर ऑल्टरनेट मेथड भूल जाओ तो ये तो यूनिवर्सल मेथड है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है कि जो तुम्हारी रॉड है ए बी, उस रॉड का नाम क्या है, रिजिड रॉड। वो किस टाइप की रॉड कहलाती है, रिजिड रॉड। का मतलब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिजिड? हार्ड, रिजिड का मतलब वो होता है एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कितना भी फोर्स लगा लो, कितना भी डिफॉर्मेशन एनर्जी दे दो आप उसे, वो कभी भी डिफॉर्म नहीं होगी, विच इज नॉन डिफॉर्मेबल। अदरवाइज कोई भी मेरे पास बॉडी है, मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेस भी हो रही है, तो ये डिफॉर्म हो रही है ना। इवन इन केस अगर ये आप टेबल देखोगे, जिस टेबल पे मैंने अपना ये रखा हुआ है, टेबल की भी एक पर्टिकुलर शेप है, मतलब इसको इस शेप में लाने के लिए इसको डिफॉर्म किया गया होगा। वुड जो मिला वो तो जिस भी ट्री से मिला वो तो सर्कुलर शेप में है। उस सर्कल से अगर आप इसको एक प्लेनर सरफेस पे लाए हो तो कोई फोर्स लगाया होगा, फोर्स लगाए तो वो डिफॉर्म हुई। सो वुड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिजिड। मेटल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं या नॉन रिजिड होते हैं, नॉन रिजिड। मेटल से सारी फैब्रिकेशन होती है, सो वो भी क्या है, नॉन रिजिड। यहाँ पे जो मैंने अपनी रॉड जो मानी है, क्वेश्चन में आपको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा रिजिड रॉड। जहाँ पे भी उसने रिजिड रॉड लिख दिया वो क्या हो गया, नॉन डिफॉर्मेबल। अगर आपकी बॉडी नॉन डिफॉर्मेबल है, सो बॉडी के ऊपर आप कोई भी दो रैंडम पॉइंट देख लो, उन दोनों रैंडम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो डिफॉर्म तो हो नहीं सकता। डिफॉर्म होता तो डिस्टेंस चेंज हो सकता था, लेकिन डिफॉर्म नहीं हुआ तो इसलिए डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। अगर डिस्टेंस तुम्हारा सेम रहेगा तो तुम ये बोलोगे दोनों पॉइंट की आपस में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, 0। दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस सेम है तो दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 आएगी। दोनों आपस में मूव ही नहीं करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। सो the component of the velocity of the rod along its own length will always remain constant. क्या बोला मैंने, component of velocity of rod along the length of the rod will always remain constant. कैसे, जो मेरे पास velocity vb है, इसका एक component जो लेंथ के along आएगा और velocity va पॉइंट की जो लेंथ के along जो आएगी। अगर ये दोनों velocity अनइक्वल हुई तो क्या होगा, एक वेलोसिटी ज्यादा होगी और एक वेलोसिटी कम होगी। जिस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा तेजी से आगे जाने की कोशिश करेगा रिस्पेक्ट टू कम वेलोसिटी वाला पॉइंट। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इट मींस कि वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब मुझे बताओ वेलोसिटी के कंपोनेंट कौन से आएंगे, ये वीवी वाला पॉइंट है,
ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 सो ये एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, सो वीबी का कौन सा एंगल आएगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे आप उसको Sin. वीबी साइन थीटा, ये वीए है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा थीटा, सो वीए का कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे वीए cos थीटा, then you will directly say that VB sin theta should be equal to VA cos theta. So VB कितना आएगा VA cos theta upon sin theta कितना हो जाता है cot theta. आ गया समझ में आई बात पक्का. ये था सेकंड अप्रोच जो कंपैरेटिवली शॉर्टर है, आपको पूरा पूरा लिख के डिफरेंशिएट करके देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो. अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको. इन दिस केस आपको जो डेटा गिवन है वो ये है कि एक मास m है जो दोनों तरफ एक एक स्ट्रिंग से टाइड है, जो दोनों तरफ एक एक स्ट्रिंग से टाइड अप है. तो आपको क्या निकालना है, इसमें मास m के ऊपर जाने वाली वेलोसिटी गिवन कि पॉइंट A और पॉइंट B दोनों u वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहे हैं, दोनों u वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, दोनों मेथड से करके देखते हैं. तो सबसे पहले आप पहले वाले मेथड में क्या बोलोगे, जो मेरी ग्रीन वाली स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी हमेशा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के लिए एजम्पशन क्या क्या होती है, मुझे एजम्पशन बताओ एक बार जल्दी से. मासलेस. गुड, मासलेस स्ट्रिंग है और इट्स नॉन एक्सटेंसिबल, मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकते. इनएक्सटेंसिबल है और नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग. पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा. ये हमारी कुछ बेसिक एजम्पशंस होती हैं. अच्छा, अगर मासलेस है तो मुझे बताओ क्या कोई काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर सकती है अपने अंदर. काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है किसी भी बॉडी की. काइनेटिक एनर्जी आती किसकी वजह से, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द बॉडी. इनर्शिया का मतलब क्या है, मास. बेसिकली इनर्शिया का मतलब तो वैसे ये होता है द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स मोशन. अपने मोशन को चेंज करने में जो उसका रेजिस्टेंस जो है उसको बोलते हो इनर्शिया. बॉडी का इनर्शिया उसकी मास की वजह से होता है. मास, शेप और डायमेंशन. मास, शेप और डायमेंशन इन तीनों की वजह से होता है, लेकिन मास भी तो एक पैरामीटर है ना. तो इनर्शिया का मतलब मास. काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से. मतलब काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है, मास का फंक्शन है. अगर काइनेटिक एनर्जी मास का फंक्शन है और बॉडी अगर मासलेस है तो क्या वो अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी कभी स्टोर कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि मास था ही नहीं, इसलिए कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं स्टोर करेगा. पहला पॉइंट. दूसरा, इनएक्सटेंसिबल मीनिंग एक्सटेंड नहीं करेगा. एक्सटेंड नहीं करेगा तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि वो डिफॉर्मेबल है या नॉन डिफॉर्मेबल है. नॉन डिफॉर्मेबल. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, मास इनटू क्या वो मास का ही होता है. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, हाइट बोल सकते हो, लेकिन वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है. जब तुम हाइट के रिस्पेक्ट में बात करते हो तो वो कौन सी एनर्जी कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, बॉडी को जब आप डिफॉर्म करने की कोशिश करते हो तो वो अपने अंदर कितना एनर्जी स्टोर करती है. जब बॉडी ने अपनी शेप, साइज या डायमेंशन में से या ओरिएंटेशन में से, शेप, साइज, डायमेंशन या ओरिएंटेशन, कोई भी चीज अगर वो चेंज करने की कोशिश कर रही है तो वो कौन सी एनर्जी को यूज करेगी या कौन सी एनर्जी गिव अप करेगी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं करने वाली, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी को. अगर तुम्हारी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो वो क्या अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकती है, वो क्या हो गई, नॉन डिफॉर्मेबल होगी. अगर नॉन डिफॉर्मेबल होगी तो अपने पोटेंशियल एनर्जी को कभी चेंज ही नहीं करेगी. सो बेसिकली जो आपकी एक स्ट्रिंग है जिससे आप टेंशन को यूज करते हो, वो स्ट्रिंग ना ही अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर सकती है, ना ही वो स्ट्रिंग अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकती है. ये बात समझ में आई. ठीक है, इसका यूज मैं थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन ये पॉइंट समझ में आया अच्छे से. ठीक है, अब देखो सबसे पहली वाली अप्रोच अगर मैं यूज करूं तो उस अप्रोच में मैं क्या बोलूंगा, लेट दिस डिस्टेंस इज y. ये वाला डिस्टेंस कितना है y, ये वाला डिस्टेंस कितना है x, और ये वाली लेंथ कितनी है l. ठीक है, दोबारा x, y और l में एक रिलेशन बताओ तो क्या लिखोगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर. उसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके आप कुछ कुछ पैरामीटर्स निकालोगे और वहां से एंगल थीटा की डेफिनेशन से आप निकाल सकते हो. ठीक है, यहाँ पे सेम यही वाला डिस्टेंस ले लो. ठीक है, एक तो वो वाला अप्रोच. दूसरा अप्रोच क्या, सिंस जो आपकी स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए वेलोसिटी की कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, सो मास m की वेलोसिटी आपने क्वेश्चन में उसने कहाँ बोली थी, ऊपर की तरफ.
इन द अपर डायरेक्शन। वेलोसिटी का कंपोनेंट बताओ जो लेंथ के अलोंग जो आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा वो v cos थीटा, कितना आएगा v cos थीटा। सो ये वाला पॉइंट ऊपर कितनी वेलोसिटी से जाने की टेंडेंसी रखते हैं, v cos थीटा। सिंस स्ट्रिंग एक ही है, स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट, अगर मैं कोई भी रैंडम पॉइंट बोलूं तो ये वाला पॉइंट नीचे कितनी वेलोसिटी से जाने की टेंडेंसी रखता है, u। सो v cos थीटा शुड बी इक्वल टू u, यस और नो? v cos थीटा शुड बी इक्वल टू u, सो यू विल से दैट v cos थीटा विल बी इक्वल टू u। तो v कितना आएगा, u by cos थीटा, which will be basically u sec थीटा। समझ में आया कितना आएगा, u sec थीटा। यहाँ से आप सॉल्व करके खुद देखोगे इस वाले अप्रोच से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर से सॉल्व करके देखो क्या आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपको एक सिंपल पुली और दो ब्लॉक वाला सिस्टम दिया हुआ है। हियर यू आर गिवन कि जो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो बता रहा हूँ। आपके पास दो मासेस हैं m1 और m2, एक फिक्स्ड पुली है और स्ट्रिंग है पिंक कलर की, डन। यहाँ पे आपको दोनों ब्लॉक्स के बीच में वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। अच्छा, जितने भी मैं आज जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। सो जो भी आपका न्यूमेरिकल आएगा जिसमें फ्रिक्शन ना हो, वहाँ पे आप किसी भी बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन कोई भी रैंडमली अपनी तरीके से एज्यूम कर सकते हो। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद अगर एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या कोई भी पैरामीटर जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो वो अगर नेगेटिव आता है, मतलब आपने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला पैरामीटर हो रहा होगा, और अगर पॉजिटिव आंसर आता है मतलब सेम डायरेक्शन, डन। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इसलिए मासेस नहीं बता रहा। जनरली आप ऐसे ट्राई टू फिगर आउट बाय योरसेल्फ कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा होगा। अब यहाँ पे मुझे अगर एक छोटा सा मैं एग्जांपल पूछूंगा, मास m2 से फॉर एग्जांपल 10 ग्राम्स का है, लेकिन मास m1 जो है वो 1000 kg का है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है सारे के सारे, तो बताओ मोशन किस डायरेक्शन में होगा। मास m2 जो है वो 10 ग्राम्स का है, सिर्फ और सिर्फ 10 होगा ग्राम। नहीं, होगा क्यों? हाँ होगा क्यों? बताओ। और मास m1 जो है वो 1000 ग्राम्स का है, 1000 kg, सॉरी। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। होगा। चाहे ऊपर मास कितना भी हो, चाहे कितना भी मास हो, हमेशा मोशन होगा, गिवन कि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है, देखते हैं क्यों। यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम भी बनवाता हूँ फिर आपसे। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रेंट रिलेशन अगर निकल पाऊँ तो ये बताओ, मान लेते हैं मास m2 जो है वो अपनी पोजीशन से x डिस्टेंस नीचे की तरफ मूव किया या y डिस्टेंस नीचे की तरफ मूव किया। सो स्ट्रिंग का वो वाला पॉइंट जो आपके मास m2 से कनेक्टेड है वो कितना नीचे जाएगा, सेम डिस्टेंस y से ही नीचे जाएगा। सो ये भी कितना डिस्टेंस नीचे जाएगा, y से। स्ट्रिंग का अगर लोअर मोस्ट पोर्शन, अब मैं स्ट्रिंग पे आ गया, पहले तो मैंने मास m2 को नीचे की तरफ y डिस्प्लेस किया। सो जो पॉइंट स्ट्रिंग का मास m2 से कनेक्टेड था वो भी कितना डिस्टेंस नीचे आया, y डिस्टेंस नीचे आया। स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल। तो स्ट्रिंग का मैं कोई भी पॉइंट देखूं जो मेरी इस वर्टिकल लाइन पर है, वो सारे के सारे पॉइंट कितना डिस्टेंस नीचे आने वाले हैं, सेम डिस्टेंस y से नीचे आने वाले हैं, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट कितना डिस्टेंस नीचे आएंगे, y। स्ट्रिंग का ये वाला पोर्शन जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ये कितना पोर्शन आगे की तरफ मूव करेगा, सेम डिस्टेंस y से मूव करेगा। पर ये मूव क्यों करेगा, वो तो ज्यादा भारी है ना। मासेस को भूल जाओ, मैं मासेस की वैल्यू नहीं दे रहा। स्ट्रिंग का वो पोर्शन जो हॉरिजॉन्टल लोकेशन पे है वो कितना डिस्टेंस आगे मूव करेगा, y। ये वाला पॉइंट भी कितना मूव करेगा, y। वो वाला पॉइंट जो m1 से कनेक्टेड है वो कितना डिस्टेंस आगे मूव करेगा, वो चेंज हो जाएगा ना। क्या? जैसे वो पहले ऐसे था फिर वो ऐसे। अभी मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ब्लॉक पे नहीं आया हूँ, मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिंग का वो वाला एंड जो मास m1 से कनेक्टेड है वो कितना डिस्टेंस आगे मूव करेगा, y डिस्टेंस। अब तुम बोल रहे हो, हम मान लेते कि m1 जो है वो x डिस्टेंस मूव किया, y ने मूव किया, वो कितना डिस्टेंस मूव किया, x। तो ये बताओ x y से अलग होगा या सेम होगा, सेम होगा, सेम ही होगा, बिकॉज ब्लॉक जो है वो क्या, रिजिड। स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग को रिजिड नहीं बोलोगे, स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होती है इसलिए हम उसको रिजिड नहीं बोलेंगे, लेकिन वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब एक्सटेंड नहीं हो सकती। सो डेफिनेटली यू विल से दैट द वैल्यू ऑफ x शुड बी इक्वल टू दैट ऑफ y। अगर x y के बराबर है, इस इक्वेशन को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, dx by dt शुड बी इक्वल टू dy by dt। बताओ dx by dt मुझे क्या बता रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m1, जो बेसिकली मुझे क्या बताएगा, वेलोसिटी v1 या वेलोसिटी ऑफ, हाँ वेलोसिटी v1। dy by dt क्या बता रहे हैं,
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक m2, जो आपको क्या बताएगा, वेलोसिटी v2। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन ऑफ a1 शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ a2। दोनों की एक्सेलरेशन क्या है, इक्वल आई। समझ में आया? पक्का? फ्री बॉडी डायग्राम पे आ जाओ। तो यहाँ पे जो फ्री बॉडी डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, मास m2 है। सबसे पहले m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बॉडी की ओरिएंटेशन सेम रखोगे। बताओ m2 पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं? नीचे ग्रेविटेशन, नीचे की तरफ कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना, m2g। और टेंशन फोर्स किसकी वजह से? अरे टेंशन फोर्स ग्रेविटेशन की वजह से थोड़ी लगेगा, स्ट्रिंग की वजह से लगेगा। किस पे लगेगा? ब्लॉक पे लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, तो वो हमेशा क्या करेगा, बॉडी को पुल करने की टेंडेंसी रखेगा। तो टेंशन फोर्स कहाँ लगा? ऊपर की तरफ। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया? m2 का। उठा के साइड में रख दें इसको। m2 का कंप्लीट हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, मैंने साइड में रख दिया। अब आ जाओ m1 के फ्री बॉडी डायग्राम पे। m1 ऐसा है, एक लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स m1g, एक लगेगा टेंशन फोर्स। किसकी वजह से और किस पर? अब टेंशन क्यों लगेगा? टेंशन तो पुलिंग फोर्स होता है ना, ऐसे ऊपर की। स्ट्रिंग हमेशा पुल करेगी। पकड़ो, लो, ये स्ट्रिंग की तरह है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, मैंने पुल किया तो आप खींचे या नहीं खींचे? खींचे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पेन को पकड़ो, मैं ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, ऊपर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? स्ट्रिंग की कोई भी ओरिएंटेशन वो हमेशा पुल करेगा, इरेस्पेक्टिव को वर्टिकल ओरिएंटेशन में है, हॉरिजॉन्टल में है या इंक्लाइन ओरिएंटेशन में। ठीक है, तो स्ट्रिंग बताओ m1 को कहाँ पुल करेगी? टुवर्ड राइट। स्ट्रिंग जब तक मासलेस होती है, जब तक स्ट्रिंग और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, तब तक स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगी। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? बोलो, स्ट्रिंग क्या हो? मासलेस, inextensible, and when there is no friction between string and pulley, then the tension at each and every point of the string will be same. अगर फ्रिक्शन आ गया तो पुली के दोनों तरफ हमारे टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होंगी। कब डिफरेंट होंगी? जब फ्रिक्शन होगा। किसके बीच में? स्ट्रिंग और पुली के बीच में। अदरवाइज हमेशा टेंशन क्या रहेगी? सेम। तो यहाँ पे फिक्स पुली थी, फ्रिक्शनलेस पुली थी, और स्ट्रिंग क्या है? इनएक्सटेंसिबल और मासलेस। जब भी मैंने स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं बोला ना, तो ये सारी एजम्पशन मेरी बाय डिफॉल्ट वैलिड है, तो मैं हर बार रिपीट नहीं करूंगा इन सबको। क्वेश्चन में भी हर बार लिख के नहीं देगा वो, आपको एज्यूम करनी है। क्वेश्चन में अगर उसने लिख के दे दिया कि स्ट्रिंग का इतना मास है या पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन है, उस केस में आप बोलोगे कि हाँ यार क्वेश्चन में उसने बता दिया, तो हमारी एजम्पशन ही वैलिड है। अदरवाइज हमेशा एजम्पशन वैलिड रहेगी। तो जो टेंशन फोर्स मेरे ब्लॉक m2 पे लगा था, वही टेंशन फोर्स मेरे ब्लॉक m1 पे भी लगेगा। और बताओ m1 के ऊपर और कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस टाइप का फोर्स होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। दो टाइप के कॉन्टैक्ट फोर्स हैं आपके पास। एक है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स भी कब लगा? जब स्ट्रिंग आपके बॉडी के कॉन्टैक्ट में आई। अगर स्ट्रिंग बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं थी, हवा में थी, तो आप कितना भी खींचते रहो, क्या बॉडी खींचेगी? अगर कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो खींचेगी नहीं ना, बिना पकड़े। पकड़ना नहीं है, मैं खींच रहा हूँ, खींचोगे क्या? नहीं खींचोगे। कब खींचोगे? पकड़ो। जब बॉडी स्ट्रिंग के कॉन्टैक्ट में आई और जब मैंने फोर्स लगाया, तब फोर्स लगा बॉडी के ऊपर, अदरवाइज फोर्स नहीं लगेगा। तो टेंशन फोर्स किस टाइप का फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। किस टाइप का फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जब भी दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे, जैसे ही दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आए, उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स बनेगा, जिसको आप बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा। इट विल ऑलवेज एक्ट, ऊपर नहीं बोलना, परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस। दो बॉडीज का जो आपस में कॉमन सरफेस जो आएगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। m1 के केस में यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? अपर डायरेक्शन में। इस चैप्टर में मैं उसको r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे फोर्स की यूनिट जो आती है, उस यूनिट को क्या बोलते हो? न्यूटन। न्यूटन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को अगर n से रिप्रेजेंट करूँ, तो कंफ्यूजन ना हो आपके पास न्यूटन में और n में। या तो न्यूटन को nt लिख लो, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि मैं न्यूटन यूनिट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n की बात नहीं कर रहा। या फिर n के साथ n1, n2, n3 लिख लेना, जैसे भी तुम्हें मर्जी हो। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर। एक और टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कब आएगा? जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी। जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी। और फ्रिक्शन आता क्यों है?
बिकॉज ऑफ द अनइवननेस ऑफ द सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। जो दो सर्फेसेज हमारे कॉन्टैक्ट में आए उनके बीच में अनइवननेस होने की वजह से दोनों आपस में क्या करेंगे, फंस जाएंगे। फिर जब आप मूव करवाने की कोशिश करोगे तो वो इजीली मूव नहीं करेगा। अगर दोनों स्मूथ होते तो एक बॉडी दूसरे के ऊपर बड़ी इजीली स्लाइड करती, लेकिन अगर दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग होगी तो इंटरलॉकिंग क्या करती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। वो रेजिस्टेंस फोर्स जो इंटरलॉक जो प्रोवाइड करते हैं वो आप बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो जहाँ पे उसने क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं दी हुई, फ्रिक्शन के बारे में नहीं बात की, वहाँ पे आप फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करोगे। क्या कंसिडर करोगे कि सर्फेसेज जो है वो क्या स्मूथ सर्फेसेज। तो यहाँ पे सारी की सारी हमारी परफेक्ट एजम्पशन चल रही है। डन। अच्छा, ये जो आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ये किसका बनाया, मास m1 का। मुझे स्ट्रिंग का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में वो आपसे स्ट्रिंग का भी फ्री बॉडी डायग्राम पूछ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का बताओ कैसे बनाएंगे। तो हम स्ट्रिंग को पहले अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रिंग कौन सी है मेरे, पिंक कलर की, और मैं पुली को भी बनाऊंगा। ऐसी स्ट्रिंग गई गोल घूम के ऐसे नीचे गई, ठीक है, और एक मैं पुली बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हाट यू विल से दैट ईच एंड एवरी फोर्स हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे होते हैं। इसलिए जब मैं आपसे m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनवा रहा था तो मैंने क्या बोला था, टेंशन फोर्स किसने किसके ऊपर लगाया। दोबारा बोलो, m2 के ऊपर टेंशन फोर्स जो लगाया वो किसने लगाया है, स्ट्रिंग ने। m2 के ऊपर देखो डायग्राम में देखो, m2 के ऊपर टेंशन फोर्स कौन सा, ये वाला टेंशन फोर्स किसने लगाया, स्ट्रिंग ने। किसके ऊपर लगाया, m2 के ऊपर। किस डायरेक्शन में लगाया, अपर डायरेक्शन में। सो बाय न्यूटन थर्ड लॉ यू विल से दैट द ब्लॉक m2 विल एक्सर्ट द सेम टेंशन फोर्स, लेकिन किस पे लगाएगा, स्ट्रिंग पे। डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। सो डायरेक्शन ऑफ टेंशन विल बी ऑपोजिट, डाउनवर्ड यहाँ पे। सिमिलरली आई कैन डायरेक्टली से कि टेंशन फोर्स ऑन द स्ट्रिंग एट दिस हॉरिजॉन्टल पॉइंट विल बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। टेंशन का वैल्यू सेम रहेगा। किसने लगाया है, लेकिन ब्लॉक m1 ने किसके ऊपर लगाया, स्ट्रिंग के ऊपर। कितना लगाया, t, डायरेक्शन ऑपोजिट। देन अब आ जाओ पुली पे। जो तुम्हारी स्ट्रिंग है वो पुली के ऊपर से राउंड होके गई। अगर तुम्हारा मान लो, जस्ट मान लो, अगर m2 नीचे की तरफ जा रहा होता तो जो तुम्हारी स्ट्रिंग का वर्टिकल पोर्शन है वो कहाँ जाता, नीचे की तरफ जाता। तो वो पुली को कहाँ पे रोटेट करवाएगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन पुली को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है तो पुली के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, हाँ या ना, कोई ना कोई फोर्स लगा होगा ना। बताओ, जो पॉइंट तुम्हारा पुली के साथ कांटेक्ट में आया वो पॉइंट क्या लगेगा, टेंशन फोर्स। वो बेसिकली एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाते हैं जिसको तुम टेंशन में कन्वर्ट कर देते हो। कैसे कन्वर्ट करते हो वो भी देख लो। यहाँ पे टेंशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगी, इस वाले पॉइंट पे टेंशन फोर्स एक डायरेक्शन लगेगी। ठीक है, साथ में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पुली की बात करूँ तो पुली पे देखो जो तुम्हारी रोप है वो तो पूरी पूरी बाउंड होके गई होगी ना इतने पोर्शन के ऊपर। हर पोर्शन पे क्या मिला, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिला। सभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ड्रॉ करो तो तुम क्या ड्रॉ करोगे, हर पॉइंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा ऐसा। एक ये हॉरिजॉन्टल वाला और एक ये वर्टिकल वाला, इन दोनों को भूल जाओ। बाकी सारे सारे किसी एंगल पे होंगे। जितने भी एंगल्स पे होंगे सबके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। इन सभी के जो नेट वर्टिकल कंपोनेंट जो आएंगे वो इस टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा। इन सभी के जो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आ रहे होंगे उन सभी को ये वाला टेंशन फोर्स बैलेंस आउट कर रहा होगा। समझ में आई बात। या तो तुम ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो या फिर तुम बोल सकते हो जो तुम्हारी पुली थी वो किस टाइप की पुली थी, फिक्स पुली। तो यहाँ पे वो कांटेक्ट में थी और जब भी ग्राउंड के साथ या किसी भी फिक्स सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगी तो फिक्स सरफेस उसको क्या देगा, एक रिएक्शन फोर्स देगा। रिएक्शन फोर्स देगा ना। जो टेंशन फोर्स T और T जो लगी है लेफ्ट साइड में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उनका रिजल्टेंट टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इन दिस डायरेक्शन। वो रिजल्टेंट टेंशन फोर्स इस तरफ लगेगा। तो जो तुम्हारा रेड कलर का कॉन्टैक्ट सरफेस जो आया वो कहाँ पे रिएक्शन फोर्स देगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। जो तुम्हारा फिक्स सपोर्ट जो होता है ना, वॉल हो गया, कोई भी फिक्स सरफेस हो गया, तुम उस पर कोई भी बॉडी रखो, बॉडी का जो भी नेट फोर्स जो आ रहा होगा सपोर्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का रिएक्शन फोर्स देगी। तो यहाँ पे जो तुम्हारा रेड कलर वाला सपोर्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम रिजल्टेंट फोर्स देगी। समझ में आई बात, ठीक है। सो इस तरीके से तुम्हारी पुली के ऊपर सारे सारे फोर्सेस बैलेंस हुए और टेंशन फोर्सेस तुमने स्ट्रिंग पे भी निकाल लिया, पुली पे भी निकाल लिया, मास से m1 और m2 के ऊपर भी निकाल लिया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। सो मुझे ये बताओ
इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे? कंसिडरिंग मैं अभी m2 और m1 के मासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ बताया एक बॉडी का मास m2 है, दूसरी बॉडी का मास कितना है m1। जो आपकी ब्लॉक m2 है, m2 वाला ब्लॉक बाय नेचुरल टेंडेंसी m2 कहाँ पे जाने की टेंडेंसी रखेगा? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। m2 कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तो m2 नीचे की तरफ गया तो वो स्ट्रिंग को कहाँ लेके जाएगा अपने साथ साथ? वही m2 अगर y डिस्टेंस नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ब्लॉक आपका x डिस्टेंस टुवर्ड राइट मूव कर रहे हैं। सो m1 ब्लॉक कहाँ मूव करेगा? टुवर्ड राइट हैंड साइड। बोथ ऑफ देम विल बी हैविंग द सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी एज वेल एज सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, मेरे ब्लॉक m2 के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक m2? m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में और t फोर्स अपर डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स लगता है बॉडी की नेट एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में आती है। इट मींस दैट m2g minus t should be equal to m2 into a2 acceleration a2 है। so m2g minus t should be equal to m2 into a2 where I am considering that the acceleration of the block m2 is in downward direction। डायग्राम के साथ में बनाना है आपको भी, ठीक है। अब आ जाओ m1 के लिए। m1 के ऊपर नेट फोर्स कौन सा लग रहा है? अब m1 के ऊपर दो अलग अलग डायरेक्शन में नेट फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहे हैं अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, एक लग रहे हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का बताओ, नेट फोर्स कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? m1 के ऊपर टेंशन फोर्स T, उसकी वजह से जो मोशन जो हुआ उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? a1। सो यू विल से दैट द टेंशन T इज इक्वल टू m1 into a1। अब वर्टिकल डायरेक्शन में बताओ नेट फोर्सेस कौन से लग रहे हैं? एक लग रहा है R और एक लग रहा है mg। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स R जो आता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो आता है, वो फोर्स हमेशा उतना ही आएगा जितना तुम्हारे ब्लॉक ने अपने कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ बनाया होगा। ऐसा करो एक ग्राउंड का भी कॉन्टैक्ट सरफेस बना लो, m1 और ग्राउंड आपस में कॉन्टैक्ट में आए थे ना, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दो। सो यहाँ पे ग्राउंड है, दिस वाज द ग्राउंड, ठीक है। जो m1g फोर्स आया था वो किसने लगाया था? अर्थ ने लगाया था। किसके ऊपर? ब्लॉक के ऊपर। ग्राउंड ने नहीं लगाया m1g फोर्स, याद रखना इसको। ग्राउंड ने m1g फोर्स नहीं लगाया, ठीक है। ग्राउंड ने कौन सा फोर्स लगाया था? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R ब्लॉक के ऊपर। किस डायरेक्शन में? अपर डायरेक्शन में, या कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कॉमन सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल था तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? ऊपर की तरफ। उतना ही फोर्स तुम्हारा ब्लॉक m1 ग्राउंड के ऊपर लगाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कहाँ पे लगाएगा वो? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R। कितना लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R। ब्लॉक और ग्राउंड आपस में कांटेक्ट में आए क्यों? ड्यू टू द फोर्स m1g फोर्स था, उसकी वजह से ये एक ब्लॉक है। मैं इसको अगर छोड़ूं तो ये हवा में नहीं रहेगा, ये कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे क्यों गया? क्योंकि उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था? m1g फोर्स। सो जैसे ही ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आया, इसने ग्राउंड के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट किया होगा? m1g फोर्स एक्सर्ट किया होगा। ग्राउंड ने उस m1g फोर्स को अपोज करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया R। किसको अपोज करने के लिए? m1g को। ग्राउंड की मर्जी में तो नहीं आ रहा था ना, जब भी कांटेक्ट में नहीं है। ग्राउंड के इसके ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहे? नहीं लगा रहा। कब लगाएगा? जब ग्राउंड और बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएगी। कांटेक्ट में आई क्यों? क्योंकि कुछ कांटेक्ट फोर्स लगा। सो जितना तुम्हारी बॉडी ने ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाया, ग्राउंड उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगी। कभी ग्राउंड उससे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं दे सकती। अगर ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिया तो क्या होगा? जो मेरा ब्लॉक m1g है, इसके ऊपर R की वैल्यू अगर m1g से ज्यादा हो गई, सो R माइनस m1g एक नेट फोर्स आ जाएगा। उस नेट फोर्स की वजह से क्या होगा? बॉडी नेट फोर्स की डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखेगी। नेट फोर्स के डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, तो बॉडी खुद से कहाँ जाने शुरू करेगी? अपर डायरेक्शन में। अगर बॉडी जैसे ही हल्का सा ऊपर मूव की हुई, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। जैसे ही कॉन्टैक्ट फोर्स 0 हुआ, R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स बचेगा? m1g। किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। तो बॉडी कहाँ आएगी? जैसे ही नीचे आएगी दोबारा ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएगी। तो ग्राउंड हमेशा कितना फोर्स लगाएगा? उतना ही लगाएगा जितना बॉडी ने फोर्स लगाया था, उससे ज्यादा कभी नहीं लगा सकता। और कितना भी ज्यादा फोर्स हो m1g का, उतना लगा देगा आइडियल कंडीशन में। आइडियल कंडीशन में कितना भी ज्यादा मैग्नीट्यूड हो m1g का, वो हमेशा उतना फोर्स लगा देगा। चाहे 10,000 kg ले लो, चाहे 1 लाख kg ले लो, कितना भी ले लो, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसको बैलेंस कर लेगा। सो इन द वर्टिकल डायरेक्शन आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी? अच्छा, ग्राउंड का ये ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R। तुम साथ में अगर चाहो तो अर्थ का भी एक फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। अर्थ के ऊपर एक m1g फोर्स अपर डायरेक्शन में दिखा सकते हो, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे
अब आ जाओ इसके वर्टिकल डायरेक्शन वाले इक्वेशन के लिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन अपनी तरफ से नहीं होने वाला, सो यू विल से दैट r minus m1g should be equal to 0 because there is no acceleration along the y-axis और there is no acceleration along the vertical direction, ठीक है। सो r minus m1g should be equal to 0। अब जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2, उन दोनों में a1 और a2 की वैल्यू क्या है, इक्वल। दोनों इक्वेशन को एड अप करो तो क्या बोलोगे, m2g minus t plus t कितना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, m2g बचेगा सिर्फ, 1 plus 2 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, m2g शुड बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे बताओ m2a प्लस m1 इंटू a, क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन तो सेम है, a दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे आप, m1 प्लस m2 इंटू a। एक्सेलरेशन a की वैल्यू बताओ कितनी आएगी यहाँ से, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। यहाँ पर अब तक मैंने कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया कि मेरे ब्लॉक्स के मासेस कितने हैं, मैग्नीट्यूड कितना है उसका, एक्सप्रेशन मुझे पता चल गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू को टेंशन एक्सप्रेशन नंबर 2 में डालो तो आपको टेंशन टी कितनी मिलेगी, m1 इंटू ए। सो टेंशन कितनी आ जाएगी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। टेंशन टी आ गई, एक्सेलरेशन ए आ गई, दोनों चीजें मिल गई हमें। अब आ जाओ मैग्नीट्यूड पे। मैंने क्या बोला था आपको इनिशियली कि मास m1 जो है वो 10 ग्राम्स का है, सो केजी में कितना हो गया 0.01 kg। m2 का वेट कितना है 1000 kg, तो वो तो केजी में ऑलरेडी गिवन है, वैल्यू डालो। a1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी आएगी, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। कुछ तो मैग्नीट्यूड आया ना, या जीरो आया, टेंडिंग टू जीरो होगा, मैं मान लेता हूँ कि बहुत नेग्लिजिबल होगा, लेकिन कुछ तो आएगा, मतलब सिस्टम मूव करेगा। सबसे पहले टेंशन फोर्स टी कितना आएगा वो भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, समझ में आया पक्की बात। आगे देखें, अगले एग्जाम्पल पे आओ। अगला एग्जाम्पल मेरा गायब हो गया, नहीं बच गया। अगला एग्जाम्पल जो है वो है ये वाला जो आपके राइट हैंड साइड डायग्राम में बना हुआ है। यहाँ पे मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं m1 और m2। पहले वाले केस में एक ब्लॉक मेरा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे था, दूसरा हैंगिंग था। एक केस में दोनों हैंगिंग है, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे मासेस के मैग्नीट्यूड नहीं दिए हुए, मुझे बस ये दिया हुआ है कि एक फिक्स पुली है और दो मासेस है, डन। अब बताओ कौन सा ब्लॉक कहाँ पे जाएगा, एज्यूम कर लो, क्योंकि मासेस तो मुझे मैग्नीट्यूड तो नहीं दिए हुए, कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लो। मैं सॉल्व करूंगा, अगर नेगेटिव आया तो मेरी एज्यूम डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। बताओ किसको कहाँ पे मानूं, कुछ भी बता दो, तू बता दे, कहीं मान लो, बता, तेरे से पूछ रहा हूँ तो बोल दे। कहीं भी मान लो, मैं क्या बताऊं। तुम बताओ किसका, m1 या m2। m2 को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, कितने डिस्टेंस से, y डिस्टेंस। अच्छा जरूरी नहीं है y मानो, z मान लो, अपना नाम मान लो, कुछ भी मान लो। अगर m2 नीचे की तरफ गया तो m2 का स्ट्रिंग वाला कांटेक्ट पॉइंट वो कितना नीचे जाएगा, सेम डिस्टेंस y। स्ट्रिंग क्या एज्यूम करोगे, सारी की सारी एजम्पशन बोलो, मासलेस, इनएक्सटेंसिबल, नो फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड द स्ट्रिंग। अगर y डिस्टेंस से तुम्हारा एंड पॉइंट नीचे गया तो स्ट्रिंग का कोई भी पॉइंट जो राइट हैंड साइड पे है, y डिस्टेंस से नीचे जाएगा। स्ट्रिंग का कोई भी पॉइंट जो राइट हैंड साइड पे है वो कहाँ जाएगा, y डिस्टेंस से, लेकिन कहाँ पे, ऊपर की तरफ। y डिस्टेंस से कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ। सो वो पॉइंट मेरी स्ट्रिंग का जो m1 के साथ कांटेक्ट में, वो भी कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, बाय द सेम डिस्टेंस y। सो m1 कितना ऊपर जाएगा बताओ, m1 भी कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, y। सो अगर दोनों ब्लॉक सेम डिस्टेंस ऊपर गए हैं तो दोनों ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम। दोनों की डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2। v1 इज इक्वल टू v2 आएगा और a1 इज इक्वल टू a2 आएगा। समझ में आई बात, पक्का, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लोगे तो इसके लिए तुम क्या बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आते हैं या बना के लिखाऊं,
आते हैं ना फ्री बॉडी डायग्राम, सब इसका मुझे बनाओगे और मुझे इसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी, टेंशन कितनी आएगी। फ्री बॉडी डायग्राम आप किस किस का बना के दिखाओगे, सभी ब्लॉक्स का, पुली का और स्ट्रिंग का, ठीक है। किस किस का, M1 M2 पुली और स्ट्रिंग और अर्थ, 5 चीजों का बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम। देन आगे हो। अब यहाँ पे मेरे पास एक अच्छी चीज है। अच्छी चीज क्या है कि मैं पहले इरेज कर देता हूँ। जो क्वेश्चन में तुम्हें डेटा गिवन था वो डेटा भी देख लो। ये डेटा तुम्हें क्वेश्चन में गिवन कि एक ब्लॉक है M1 और एक ब्लॉक है M2, कुछ इस तरीके से जो दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब तुम्हें दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन का है, ठीक है। जितने भी अब तक हमने रिलेशन जो निकाले ना उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन, जो तुम्हारी एक बॉडी की एक्सेलरेशन या एक बॉडी के किसी भी पैरामीटर को दूसरी बॉडी के पैरामीटर से इक्वेट करवाता है। क्या बोलोगे उसको, कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। सो जब भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आई, यहाँ पे मुझे बता सकते हो कि कौन से ब्लॉक के मूव करने की वजह से दूसरा ब्लॉक कितना मूव करेगा। ऊपर वाले जो अभी हमने 2 एग्जांपल देखे थे वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जितना एक नीचे मूव किया उतना ही दूसरा ऊपर या राइटवर्ड्स मूव किया। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे सीधा सीधा देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पे 2 टाइप की पुलीज है मेरे पास। एक पुली तो है फिक्स पुली, जो मेरी रेड कलर वाली है। वो वाली पुली कौन सी है, फिक्स पुली। लेकिन जो पिंक वाली पुली है वो कौन सी पुली है, फ्लोटिंग पुली। वो किस टाइप की पुली है, फ्लोटिंग पुली। वो ऊपर या नीचे जा सकती है, किसी भी फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड नहीं है वो। एंड सिंस वो तुम्हारी फ्लोटिंग पुली है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो मूव करेगी। अगर वो मूव करी तो जो बॉडी तुम्हारी फिक्स फ्लोटिंग पुली से कनेक्टेड है उसके पास 2 एक्सेलरेशन आएगी। एक तो आएगी स्ट्रिंग के मोशन की वजह से और एक आएगी खुद पुली के मोशन की वजह से, 2 आएगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा रिलेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे जो स्ट्रॉन्गेस्ट या लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जो है। सबसे पहले कौन सी आप स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करोगे, जो लॉन्गेस्ट है। कौन सी वाली है यहाँ पे लॉन्गेस्ट, ग्रीन कलर वाली। सो ग्रीन कलर वाली मेरी लॉन्गेस्ट होगी। अब इस ग्रीन कलर वाली स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे आप टेंशन निकालोगे। सिंस ग्रीन कलर वाली जो आपकी स्ट्रिंग है वो आइडियल स्ट्रिंग है, टेंशन हर जगह क्या रहेगा, सेम। टेंशन फोर्स हमेशा क्या होता है, पुलिंग फोर्स। पुलिंग किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। मतलब जो मैं यहाँ पे डॉट दिखा के अगर मैं ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स T अगर लिखूं तो ये टेंशन फोर्स किसने किसके ऊपर लगाया है, स्ट्रिंग ने ब्लॉक M1 के ऊपर। ये वो वाला टेंशन फोर्स नहीं है जो स्ट्रिंग के ऊपर लग रहे। इधर देखो, वापस आओ। अगर मैं इस वाले डायग्राम में M2 के ऊपर डायरेक्टली एक अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स T अगर दिखाऊं और इस वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंशन फोर्स T अगर राइट हैंड साइड में दिखाऊं, तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग ने ब्लॉक M2 के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, अपवर्ड डायरेक्शन में। M1 के लिए बताओ, स्ट्रिंग ने M1 के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, टुवर्ड राइट हैंड साइड। जिसके ऑपोजिट डायरेक्शन में T फोर्स और T फोर्स हमारे स्ट्रिंग के ऊपर लग रहे थे। लेकिन जो मैंने डायग्राम में डायरेक्टली दिखा दिया वो कौन से फोर्स से दिखाए, जो स्ट्रिंग ने ब्लॉक के ऊपर दिखाए। मेरे को स्ट्रिंग है ना जनरली इतनी प्रेफरेबल नहीं होती, क्योंकि स्ट्रिंग के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ना ही स्ट्रिंग के पास कोई दूसरी चीज है, क्योंकि मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। तो इसे मेरे काम की नहीं है। मेरे काम की क्या है, बॉडी। मुझे बॉडीज की एक्सेलरेशन और बॉडीज की वेलोसिटी निकालनी होती है। इसलिए जो मैं डायग्राम में जो मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर सकता हूँ वो क्या ड्रॉ कर दूंगा, टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे जो मैंने टेंशन फोर्स T दिखाई, ये किसके ऊपर दिखाई, बॉडी M1 के ऊपर। अच्छा, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर दिखाऊं तो ये टेंशन फोर्स किसने किसके ऊपर लगाया, पुली ने नहीं, स्ट्रिंग ने रेड कलर वाली पुली के लेफ्ट वाले पोर्शन पर। क्या बोलोगे, स्ट्रिंग ने पुली के लेफ्ट वाले पोर्शन पे। इस वाले पॉइंट पे भी पुल करेगी, हमेशा हमेशा ये टेंडेंसी रखेगी पुल करने की। सो वो पुली को कहाँ पे पुल करेगी, नीचे की तरफ पुल करने की टेंडेंसी रखेगी। सो ग्रीन कलर वाली स्ट्रिंग ने रेड कलर वाली पुली के ऊपर टेंशन फोर्स कहाँ पे लगाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली जो मेरी ग्रीन वाली स्ट्रिंग है उसने पिंक वाली पुली के ऊपर किस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगाएगी, पुल करने की टेंडेंसी रखेगी। तो यहाँ पे कहाँ लेके जाएगी इसको, ऊपर की तरफ। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ विद द सेम टेंशन फोर्स T। और वो वाला पॉइंट जो मेरा सीलिंग के साथ कांटेक्ट में है वो कहाँ पे लाने की टेंडेंसी रखेगी उसको, पुली स्ट्रिंग सॉरी
डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स टी जो मेरी ग्रीन वाली स्ट्रिंग है उसमें हर पॉइंट पे समझ में आया। और जो मैंने टेंशन फोर्स दिखाए हैं किसकी वजह से, किसके ऊपर दिखाए हैं, स्ट्रिंग की वजह से कॉन्टैक्ट बॉडी के ऊपर। क्या बोलोगे? स्ट्रिंग की वजह से कॉन्टैक्ट बॉडी के ऊपर, ठीक है। अच्छा ये पिंक वाली स्ट्रिंग का फिर से बताना, आपने एक ऊपर लगाया और रेड वाली से नीचे लगाया तो खिसकेगी क्यों फिर? किसका? दोबारा बोलो। जो पिंक वाली का आपने उसको ऊपर लगाया। पिंक वाली जो मेरी पुली है, फ्लोटिंग पुली, उसके लेफ्ट वाले पोर्शन पे तुम्हारी स्ट्रिंग कहाँ है? बताओ। मतलब पिंक वाली तो कहीं पे भी लगा सकते हैं ना अगर नहीं, कहीं पे नहीं, वो हमेशा उसको पुल करने की टेंडेंसी रखेगी। मेरी जो पिंक वाली पुली है वो ऐसी है, स्ट्रिंग यहाँ पे कैसे जा रही है इसके ऊपर से, ऐसे गई, गोल घूमी हाँ। और ऐसे। अब बताओ, तो फिर ऊपर ही उसको करेगी। ऊपर ही तो लगाएगी ना दोनों पॉइंट पे, क्योंकि वो उसको क्या करेगी, ये वाला पॉइंट उसको क्या बोलेगा, चल तू, मैं हाँ। तेरे ऊपर पुलिंग फोर्स लगाऊंगी। ये वाला पॉइंट क्या बोलेगा, मैं तेरे ऊपर पुलिंग फोर्स लगाऊंगी। तो दोनों कहाँ पे लगेगी? ऊपर की तरफ। समझ में आया? पक्का? अच्छा, अब जो मेरी पुली है वो क्या है? मासलेस। जो मेरी पिंक वाली पुली है वो क्या है? मासलेस। अगर मासलेस है तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मास 0 है तो द नेट फोर्स ऑन द पुली शुड बी इक्वल टू 0। अगर नेट फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यू नो दैट मास ऑफ पुली कितना है? 0। सो वहां से आप क्या बोलोगे कि नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पुली शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अब आ जाओ मेरी पिंक वाली फ्लोटिंग पुली की। फ्लोटिंग पुली पे टेंशन फोर्स टी लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड, दोनों साइड कहाँ लग रहे हैं? ऊपर की तरफ। लेकिन जो मेरी पिंक वाली पुली है उस पे एक और स्ट्रिंग है, कौन सी? ब्लू कलर की, जो कहाँ पे है? नीचे की तरफ हैंग कर रही है। तो वो टेंशन फोर्स कितना लगाएगी? 2T लगाया। क्यों? क्योंकि पिंक वाली पुली के ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा था? 2T। तो नेट फोर्स अगर 0 होना चाहिए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कितना फोर्स होना चाहिए? 2T। और मैंने खुद ही बोल दिया क्या? डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो ये नीचे की तरफ अगर मैंने 2T दिखाया तो इसका मतलब क्या है? ये 2T फोर्स किसने किसके ऊपर लगाया है? ब्लू वाली स्ट्रिंग ने पिंक वाली पुली के ऊपर। ब्लू वाली स्ट्रिंग ने पिंक वाली पुली के ऊपर। ब्लू वाली स्ट्रिंग मेरे मास M2 से भी कनेक्टेड है, उसके ऊपर भी टेंशन फोर्स लगेगी। किस डायरेक्शन में लगेगी? पुलिंग। तो कहाँ पे लगेगी? अपवर्ड। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2T। मैग्नीट्यूड वगैरह सब समझ में आए? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब मैंने क्या बोला था कि जो तुम्हारी स्ट्रिंग है मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन क्या कहते हैं? हमेशा एनर्जी को डिसिपेट करवाते हैं। फ्रिक्शन क्या कहते हैं? एनर्जी को डिसिपेट करवाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं है और एनर्जी को डिसिपेट कब करवाएगा? व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन, जिस पॉइंट पे लग रहे हैं दोनों अगर सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो तो क्या लगेगा? फ्रिक्शन का कुछ वर्क आएगा, वो हमेशा एनर्जी को डिसिपेट करवाएगा। ठीक है, मेरे यहाँ पे ना फ्रिक्शन है तो वो तो एनर्जी डिसिपेशन तो खत्म हो गया। क्या क्या बचा? मासलेस, काइनेटिक एनर्जी स्टोर करेगा, इनएक्सटेंसिबल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। तो स्ट्रिंग करेगा क्या? एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी को ट्रांसमिट करवाएगा, एनर्जी को ट्रांसफर करवा देगा। मान लेते हैं मुझे मासेस के मैग्नीट्यूड नहीं दिए हुए, इसलिए आई कैन एज्यूम कि जो मेरा मास M2 है ना वो से फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ आ रहा है। वो क्या आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। मास M2 अगर नीचे की तरफ आएगा तो वो क्या करेगा? कुछ एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा। मास M1 कहाँ गया? किसी भी डायरेक्शन में गया। मैं मान लेता हूँ नीचे गया, ऊपर नहीं मानता मैं मान लेता हूँ ये भी नीचे गया। एक्स और वाई। मास M1 अगर ऊपर या नीचे मूव किया तो जरूर इसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिली होगी ना। वो एनर्जी किसने दी? M2 ने दी। M2 ने M1 को एनर्जी कहाँ से दी? स्ट्रिंग्स के थ्रू। किसके थ्रू दी? स्ट्रिंग्स के थ्रू। लेकिन से तुम्हारी स्ट्रिंग कोई एनर्जी नहीं स्टोर कर सकती थी अपने अंदर, सो द नेट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, नेट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट? 0। क्योंकि वर्क डन क्या बताते हैं? चेंज इन एनर्जी ऑफ द बॉडी। स्ट्रिंग की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिंग ने ना काइनेटिक एनर्जी स्टोर की ना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की, सो नेट एनर्जी स्टोर तो 0 है, तो वर्क डन बाय द स्ट्रिंग शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। तो मैं क्या बोलूंगा? वर्क डन बाय स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे पास तो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, एक है ग्रीन कलर वाली और एक है ब्लू कलर वाली। दो स्ट्रिंग्स है ना, ग्रीन कलर वाली और ब्लू कलर वाली। पहले का वर्क डन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 0 और वर्क डन बाय द सेकंड स्ट्रिंग विल आल्सो बी इक्वल टू 0। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो वर्क डन बाय फर्स्ट स्ट्रिंग प्लस वर्क डन बाय सेकंड स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 0। या मैं अगर बोल दूं वर्क डन बाय ऑल द स्ट्रिंग्स या वर्क डन बाय टेंशन फोर्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0, डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ।
हाँ या ना, क्योंकि पहले स्ट्रिंग का भी 0 था, सेकंड का भी 0 था, तो दोनों का एड किया तो भी डायरेक्टली कितना आएगा, 0 आएगा। सो मैं बीच की कहानी आगे से नहीं बोलूंगा, मैं सीधे क्या बोलूंगा, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्सेस फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स विल बी इक्वल टू 0। अब आ जाओ वर्क डन लिखते हैं, ठीक है। वर्क डन में क्या लिखेंगे हम, कौन कौन सी तुम्हारी जो मास पुलिस है वो तो मास लेते हैं, उनका तो कोई आया नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है उसका, सिर्फ और सिर्फ किसका है, ब्लॉक M1 और ब्लॉक M2 का। ब्लॉक M1 के ऊपर टेंशन फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ, लेकिन M1 का डिस्प्लेसमेंट तुमने कहाँ एज्यूम किया, नीचे की तरफ, तो उसका वर्क कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर तुम वर्क डन की बात करोगे तो वो होता है F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या बता रहे हैं, F S cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बताओ M1 के ऊपर फोर्स कहाँ पे लग रहा है, फोर्स क्या है M1 के लिए, टेंशन फोर्स T, टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। सो Fs cos थीटा कितना आएगा, -Fs, क्या आएगा, -Fs। तो मैं वर्क डन बाय टेंशन अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, -T बाय किसके लिए होगी, ब्लॉक M1 के लिए होगी। ब्लॉक M2 के लिए बताओ, टेंशन फोर्स M2 के ऊपर कितनी लग रही है, 2T, लेकिन M2 का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली क्या लिखूंगा, -2Tx शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल द टेंशन फोर्सेस शुड हैव बीन 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, Ty शुड बी इक्वल टू -2Tx, T से T कैंसिल आउट होगा तो y कितना आएगा, -2x। तो दो चीजें पता चली, एक को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1, क्योंकि y को मैंने M1 से रिलेट किया हुआ है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2। मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2। और नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं मुझे, ऑपोजिट डायरेक्शन है। मैंने डायरेक्शन खुद से क्या एज्यूम की थी y, लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्शन या एक्चुअल डायरेक्शन कौन सी उसकी रही होगी, ये वाली। समझ में आई बात, गिवन कि M2 कहाँ जा रहा होगा, नीचे की तरफ, वो डिपेंड करेगा मासेस के ऊपर। जब आप सॉल्व करोगे, अब इसका अगर तुम क्या लिखोगे इसकी, M2 अगर नीचे की तरफ x से आ रहा है तो M2 की एक्सेलरेशन मान लेते हैं कितनी है, A2। M1 ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, A1। कितनी एक्सेलरेशन है उसकी, A1। फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, साथ में हम यहाँ पे मासेस M2G और मासेस M1G ड्रॉ कर सकते हैं। अब मुझे बताओ M2 की फ्री बॉडी इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, M2 कहाँ पे जा रहे हैं, नीचे की तरफ, तो नीचे वाला फोर्स हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव मानोगे, तो क्या लिखोगे, M2G माइनस टेंशन फोर्स कितना लगा, 2T शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। M1 के लिए बताओ कहाँ जा रहे, ऊपर की तरफ, तो टेंशन फोर्स T पॉजिटिव मानोगे, तो क्या लिखोगे, T, उसको अपोज कौन कर रहे हैं, M1G शुड बी इक्वल टू M1 इंटू A1। दो इक्वेशन हुई, वेरिएबल बताओ कितने हैं, एक वेरिएबल टेंशन फोर्स T, एक वेरिएबल तो हो गया टेंशन फोर्स T, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, एक्सेलरेशन A2, तीसरा वेरिएबल क्या हो गया, एक्सेलरेशन A1। कितने वेरिएबल्स हो गए, 3। इक्वेशंस कितनी है, 2। तो जो थर्ड इक्वेशन जो तुम्हें चाहिए थी वो कहाँ से आई, कंस्ट्रेंट रिलेशन से, A1 इक्वल टू -8। मतलब अगर तुमने A1 को ऑलरेडी ऊपर की तरफ मान लिया, ठीक है, तो मैं y को भी अगर, ठीक है, तुम समझ गए ना मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, अपनी कॉपी में जब लिखोगे तो ठीक करके लिखना, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, इसको इरेज ही कर देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। मैं मान लेता हूँ कि इसकी भी एक्सेलरेशन A1 डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो मेरी जो इक्वेशन है वो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मैं इक्वेशन को चेंज करके अगर लिखूँ तो क्या इक्वेशन लिखेंगे आप, अगर ब्लॉक M1 भी नीचे की तरफ जा रहा होगा तो क्या लिखोगे, M1G माइनस T इक्वल टू M1 इंटू A1। ठीक है, ये तुम्हारी करेक्ट इक्वेशन है। समझ में आया हमने इक्वेशन कैसे लिखी, पक्का। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओ कि एक्सेलरेशन A1 कितनी आती है, एक्सेलरेशन A2 कितनी आती है, टेंशन फोर्स T कितनी है, फ्री बॉडी डायग्राम तुम किसका बनाओगे, फिक्स्ड पुली का और फ्लोटिंग पुली का। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, बेटर बेटर है, हाँ रुक जा, लास्ट क्वेश्चन है, बेटर है, ये उड़ा देते हैं। और तुम्हें क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, ये नहीं गिवन, ये नहीं गिवन, ये भी नहीं गिवन, ये भी नहीं गिवन, ये नहीं गिवन, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता यार। क्वेश्चन तो हटा दिया सर आपने। हाँ तो है ही नहीं जब क्वेश्चन में कुछ भी, मेरे को शौक थोड़ी है ना सब कुछ हटाने का।
ठीक है, निकालना क्या है? क्वेश्चन में बस आपको इतना डेटा गिवन है। देन अब यहाँ पे भी तुम्हारे पास दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2। सबसे पहले काम क्या करोगे आप, हर जगह टेंशन निकालोगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करो तुम्हारी कौन सी फ्लोटिंग पुली है, ऑरेंज कलर वाली या रेड कलर वाली। रेड कलर रेड वाली फ्लोटिंग पुली है, तो फ्लोटिंग पुली के लिए सबसे पहले टेंशन को लिख लेते हैं। ठीक है, टेंशन फोर्स क्या रहेगी हमेशा, पुलिंग नेचर की। सो यहाँ पे पुली को कहाँ लाएगी, टेंशन टी नीचे, यहाँ पे कहाँ लाएगी, नीचे। टेंशन टी नीचे, इस वाले पॉइंट को टेंशन टी ऊपर, मास M1 को टेंशन फोर्स टी ऊपर। अब बताओ जो मेरी रेड कलर वाली पुली जो है वो क्या थी, मासलेस, Massless। तो नेट फोर्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो तुम क्या बोलोगे कि जो मेरी ग्रीन वाली जो स्ट्रिंग है, ग्रीन वाली स्ट्रिंग ये टूटी हो जाएगी ना ये वाली। हाँ देख ले लेकिन कैसे होगी, ये जो ग्रीन वाली स्ट्रिंग है ये पूरी गोल घूम के आई, यहाँ से घूम के आई और इधर जाके लगी। तो जो ग्रीन वाली स्ट्रिंग है वो कितना टेंशन फोर्स लगाएगी, किस डायरेक्शन में लगेगी, अपवर्ड। 2T। अब ग्रीन वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन फोर्स आ गई, 2T। तो वो पुली के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, कहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे कितना फोर्स लगाएगी, 2T डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मास M2 के ऊपर कहाँ कितना लगाएगी, 2T अपर डायरेक्शन में। सारे मुझे टेंशन फोर्सेस पता चल गए, पक्का। अब निकाल लो डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी मान लो, किसी भी डायरेक्शन में मान लो। बेटर ये होगा कि तुम ऐसे एनालाइज करो कि तुम्हारी पहली बारी में ही ठीक लिख ले, कोई आंसर नेगेटिव नहीं। क्योंकि जब हम फ्रिक्शन पे जाएंगे ना तो वहाँ पे अगर तुम्हारी एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है तो हमें काफ़ी सारी चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो तुम्हें आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि तुम्हारी कौन सी पुली कहाँ पे जाएगी, कैसे मूव करी होगी। मान लो कि जो तुम्हारा मास M1 जो है ना वो कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। मास M1 नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वो अपने साथ जो पिंक कलर वाली स्ट्रिंग है उसको कहाँ पे खींचेगा, नीचे की तरफ। अगर स्ट्रिंग लेफ्ट हैंड साइड वाली नीचे की तरफ आ रही है सो वो पूरी पूरी ब्लॉक को कहाँ लेके जाएगी, साथ में नीचे। फ्लोटिंग पुली को कहाँ खींचने की टेंडेंसी रखेगी, नीचे की तरफ। तो तुम्हारी पूरी पूरी फ्लोटिंग पुली कहाँ जाएगी, टेंडेंसी क्या होगी इसकी, नीचे जाने की। अगर फ्लोटिंग पुली की टेंडेंसी नीचे जाने की हुई तो जो ग्रीन कलर वाली स्ट्रिंग है जो तुम्हारी फ्लोटिंग पुली के साथ कनेक्टेड है वो कहाँ जाने की टेंडेंसी रखेगी, नीचे की तरफ। मतलब स्ट्रिंग का ये वाला पोर्शन कहाँ जाने की टेंडेंसी रखेगा, नीचे की तरफ। तो स्ट्रिंग का ये वाला एंड पोर्शन किस तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा, ऊपर की तरफ। सो मास M2 कहाँ जाएगा, ऊपर। अगर मास M1 x डिस्टेंस नीचे की तरफ आया तो मास M2 कितना डिस्टेंस जाएगा, y डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाएगा। x और y मान सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ वर्क की इक्वेशन पे। वर्क की इक्वेशन क्या बोलेगी, दैट द नेट वर्क डन बाय द ऑल द टेंशन फोर्सेस एक्टिंग थ्रू ऑल द स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू 0। बताओ M1 के ऊपर टेंशन फोर्स कितनी, T, लेकिन M1 का डिस्प्लेसमेंट कितना, x। किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या लिखोगे, -T इंटू एक्स। और कोई ब्लॉक नहीं है। दूसरा ब्लॉक कौन सा, M2। टेंशन फोर्स कितनी, 2T। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, सेम टेंशन की डायरेक्शन में। कितना आएगा नेट, 0। दोबारा देखो, जो तुम्हारा M1 है उसके ऊपर टेंशन फोर्स T ऊपर की तरफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का है नीचे की तरफ। जो तुम्हारा ब्लॉक M2 है उसके ऊपर टेंशन फोर्स T 2T कहाँ पे है, ऊपर की तरफ, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहे हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। माइनस वाली टर्म दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे, Tx शुड बी इक्वल टू 2Ty। T से T कैंसिल आउट होगा तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2y। डिफरेंशिएट करोगे तो x किसके लिए लिखा गया है, M1 के लिए। तो एक्सेलरेशन A1 शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द एक्सेलरेशन ऑफ A2। ये तो क्या लिख दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखोगे, M1 के लिए बताओ। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा है, M1G फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स T ऊपर की तरफ। और अगर तुम M2 का भी फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे, सो दिस इज ब्लॉक M2, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन फोर्स 2T अपर डायरेक्शन में। बताओ M1G के लिए तुम्हारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, M1G कहाँ आ रहे, नीचे की तरफ, कितनी एक्सेलरेशन के साथ, A1 एक्सेलरेशन के साथ। M2G कहाँ जा रहे, ऊपर की तरफ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ A2। बताओ M1 की इक्वेशन ऑफ मोशन, M1G माइनस T इक्वल टू M1 इंटू A1। मैंने M1GT क्यों लिखा, T माइनस M1G क्यों नहीं, नीचे जा रही है वो, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है। एक्सेलरेशन मुझे पहले से पता थी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, नेट फोर्स की डायरेक्शन। तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। तो नीचे वाला फोर्स क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा एज कम्पेयर टू ऊपर वाला फोर्स। तो क्या लिखा है, M1G माइनस T इक्वल टू M1 इंटू A1। दूसरा बताओ M2 के लिए क्या लिखोगे,
M2 कहाँ जा रहे, ऊपर तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, तो 2T वाला फोर्स क्या होगा, टेंशन फोर्स ज्यादा रहा होगा M2G से, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, 2T माइनस M2G शुड बी इक्वल टू M2 इंटू A2। बताओ मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, टेंशन फोर्स T पहला वेरिएबल, एक्सेलरेशन A1 और एक्सेलरेशन A2 कितने वेरिएबल्स हो गए टोटल, तीन। इक्वेशन कितनी मिली हमें, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। घर से आप क्या करके लाओगे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू बताओगे, एक्सेलरेशन A2 की वैल्यू बताओगे, टेंशन फोर्स T बताओगे, फ्री बॉडी डायग्राम किस किस के बना के लाओगे, दो के तो मैंने बना दिए, दोनों पुलिस के, फिक्स्ड पुली और फ्लोटिंग पुली, और सीलिंग जो तुम्हारी फिक्स्ड पुली है वो सीलिंग से कनेक्टेड है ना उसका, और ग्राउंड क्योंकि एक स्ट्रिंग का पोर्शन ग्राउंड से भी कांटेक्ट में, इन सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना के लाओगे।